एनसीईआरटी आरोहण भाग 2 का आज हम भाग 3 पढ़ेंगे, जो कि गद्य खंड में है। काव्य खंड का हम ये पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। काव्य खंड हम देख चुके हैं। काव्य खंड के ये जो 9 पाठ हमने देखे थे पहले, हरिवंश राय बच्चन से लेकर के उमा शंकर जोशी तक, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज से हम यहाँ शुरू करने वाले हैं गद्य खंड पे। गद्य खंड का पहला है महादेवी वर्मा। चलिए महादेवी वर्मा की रचित भाग 3 को देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं दीपशिखा यामा, जो कि काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह में है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण रेखा चित्र है ये। इनको मिलने वाले प्रमुख पुरस्कार में है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि यामा के लिए मिला था 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 में। इनका निधन हुआ था 1987 इलाहाबाद में। भाग 3 महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छंदम भरे समाज में अपनी बेटी के हक की लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी वर्मा के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। भक्तिन यह जो रचना है, यह लगभग 12 पेज में दिया हुआ है। तो हम इसके विस्तृत सारांश को देखते हैं, क्योंकि ये 17 पन्ने का हम अगर पढ़ के समझते हैं तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका कोई अर्थ है नहीं। तो हम सारांश को समझेंगे। भक्तिन की कहानी को लेखिका ने 4 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा उसके जीवन के एक खास पड़ाव को दिखाता है। यह सारांश आपको भक्तिन के बचपन से लेकर लेखिका से मिलने तक की पूरी यात्रा को आसानी से समझने में मदद करेगा। भक्तिन का अतीत यानी कि पहला परिचय ये भक्तिन का है लेखिका से, यानी कि महादेवी वर्मा से। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, झूसी गांव के एक प्रसिद्ध गोपालक की इकलौती बेटी थी। उसका विवाह 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में हड़िया के एक गोपालक के बेटे से कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना
यानी गौना यानी कि ससुराल भेजना हो गया। उसकी सौतेली माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे देर से भिजवाया। जब वह दुखी होकर मायके पहुंची तो पिता की मृत्यु का पता चलने पर वह बिना पानी पिए ही ससुराल लौट आई। उसने अपना सारा गुस्सा सास को खरी खोटी सुनाकर और पति के ऊपर गहने फेंककर व्यक्त किया। दूसरा परिच्छेद यानी कि दूसरा पाठ, संघर्षपूर्ण वैवाहिक जीवन। ससुराल में भक्ति ने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया। इस कारण उसे अपनी सास और बेटों को जन्म देने वाली जिठानियों के ताने और उपेक्षा यानी कि बुरा व्यवहार सहनी पड़ती थी। घर का सारा मुश्किल काम, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि भक्तिन और उसकी बेटियां करती थीं, जबकि जिठानियां और उनके बेटे बैठकर खाते थे। लेकिन भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था और उसी के प्रेम के बल पर भक्तिन अपने परिवार से अलग हो गई। अलग होकर दोनों ने बहुत मेहनत की और उनकी घर गृहस्थी अच्छी चलने लगी। भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से किया, लेकिन दुर्भाग्य से 29 की आयु में ही भक्तिन विधवा हो गई। उसके पति की मृत्यु 36 वर्ष की आयु में हो गई। तीसरा परिच्छेद यानी कि तीसरा पाठ, विधवा जीवन और संघर्ष। पति की मृत्यु के बाद भक्तिन ने अपने सिर के बाल मुड़वा लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा करने लगी। उसके परिवार वालों यानी कि जेठैत की नज़र उसकी संपत्ति पर थी। उन्होंने भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह ज़बरदस्ती अपने एक तीतरबाज साले से करवाना चाहा। एक दिन जब भक्तिन घर पर नहीं थी, उस युवक ने घर में घुसकर बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पंचायत बुलाई गई, जिसने लड़की की सच्ची बात न मानते हुए उसी तीतरबाज युवक के साथ उसका विवाह करने का फैसला सुना दिया। यह संबंध बहुत दुखद रहा, क्योंकि दामाद कोई काम धंधा नहीं करता था। धीरे धीरे सारी संपत्ति नष्ट हो गई और एक बार लगान यानी कि टैक्स न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। इस अपमान को न सह पाने के कारण भक्तिन गांव छोड़कर कमाई करने के लिए शहर चली गई। चौथा परिच्छेद यानी कि चौथा पाठ, लेखिका से मिलना यानी कि महादेवी वर्मा से भक्तिन का मिलना। शहर आकर भक्तिन की मुलाकात महादेवी वर्मा से हुई। महादेवी जी ने ही उसके गले में कंठी माला और मुंडा हुआ सिर देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन ने लेखिका की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह इतनी बदल गई कि उसने लेखिका के खान पान और रहन सहन को भी अपने देहाती यानी कि गांव के अंदाज में ढालने लगी। वह लेखिका के साथ हर मुश्किल परिस्थिति में एक छाया की तरह रहने को तैयार थी। भक्तिन और लेखिका के बीच धीरे धीरे मालिक और नौकर का संबंध खत्म हो गया और एक आत्मीय व गहरा रिश्ता बन गया, जिसे लेखिका कभी खोना नहीं चाहती थी। भक्तिन पाठ का मूल भाव। भक्तिन पाठ का मूल भाव या मुख्य संदेश एक ऐसी साधारण औरत के संघर्ष को दिखाना है जिसने समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर अपना जीवन जिया। यह पाठ दिखाता है कि उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था, जहां बेटियों को खोटा सिक्का माना जाता था और औरतों का न्याय होता था। भक्तिन ने इन सभी मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपना स्वाभिमान बनाए रखा। पाठ का दूसरा मूल भाव लेखिका महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच के अनूठे रिश्ते को दिखाता है। भक्तिन लेखिका के जीवन में एक नौकरानी बनकर आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी सबसे करीबी और परिवार का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई। यह पाठ स्वामी सेवक और औपचारिक संबंध से कहीं ऊपर एक गहरे आत्मीय और मानवीय रिश्ते को भी उजागर करता है।